तो आज हम बात करेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर। सबसे पहले बात करते हैं अबू धाबी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य हैं और इस अमेजिंग फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि अबू धाबी एक ऐसा जगह है जहां अगर कमरे से बाहर निकलता है तो कमरे से बाहर निकलने पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और इसका कारण यह है कि अबू धाबी रेगिस्तान से सटे हुए हैं, रेगिस्तान के अगल बगल में है और जिसके कारण से रूम से बाहर निकलने के बाद गर्मी अधिक महसूस होती है। ये बता रहा है कि ज़्यादातर जगह तो अबू धाबी के ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं, ज़्यादातर जगह पर एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर साथ में सिर भी ढक कर ही रखते हैं जिससे कि तेज धूप से बच सके। क्लियर है कि रेगिस्तानी इलाका में वर्षा कम होती है जिसके कारण से धूप अधिक लगेगा और धूप अधिक होने के कारण से जैसे ही कमरे से लोग बाहर निकलते हैं कि उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मतलब कि खिड़की से बाहर, खिड़की खोलने पर पता चलता है कि बाहर से गर्म हवा आ रही है। कैसी हवा आ रही है? गर्म हवा। और उसका वही कारण है कि वहाँ का वातावरण बहुत गर्म है। और इसके बाद बता रहा है कि लोग ठंडा हवा लेने के लिए एयर कंडीशनर लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? एयर कंडीशनर लगा रखे हैं। ठीक है। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग हमेशा ढीले ढाले सूती कपड़ा पहनते हैं और साथ में सर को ढक करके भी रखते हैं। तो ये था अबू धाबी के विषय में। अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो केरल के विषय में। कुट्टन जो कि केरल का एक व्यक्ति है, कुट्टन जो कि केरल का एक व्यक्ति है, वो केरल में रहता है। इसके आंगन में मसालों का बगीचा है। मतलब कुट्टन जो है ना, वैसे ही मसाला सबको कूटा ही जाता है। ठीक है। तो मसाला को कूटेगा कौन? कोई व्यक्ति ही कूटेगा। इसलिए याद कर लो कि कुट्टन जो है केरल से संबंधित है। कुट्टन जो है वो केरल से संबंधित है। और दूसरा में यह मसालों का बगीचा लगा रखा है अपने आंगन में। ठीक है। तो कौन से कुट्टन है, कौन से केरल है, इससे भी हम लोग जान सकते हैं कि कुट्टन कहाँ का व्यक्ति था? केरल का। तो कुट्टन केरल का व्यक्ति था जिनके आंगन में मसालों का बगीचा है। और उस मसालों के बगीचा में क्या सब है? तेज पत्ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, आदि आदि तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कुट्टन कहाँ पर है? केरल में। ये इनके आंगन में क्या है? मसालों का बगीचा। और मसालों का बगीचा में कौन कौन सा मसाला दिखने को आ रहा है? काली मिर्च, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। ठीक है। तेज पत्ता है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है और इस तरह से और भी अन्य मसाले देखने को मिलते हैं कुट्टन जी के आंगन में, अर्थात केरल में रहने वाला एक व्यक्ति के आंगन में। चलो अब हम बात करते हैं एक फौजी के बारे में और जिनका नाम वहीदा। ये एक महिलाएं हैं, ये लेडी फौजी है। ये कैसे फौजी है? ये लेडीज फौजी है। मतलब कि ये महिलाएं फौजी हैं। और लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर के पद पर काम करती है। ये जो वहीदा प्रिज्म है वो भारतीय नौसेना में, मतलब इंडियन नेवी में और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। मतलब वहीदा आजम बहुत ही ख्याति प्राप्त है ना, एक महिला डॉक्टर है जो भारतीय नौसेना में काम करती है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो, ये लिखा है कि यह एक पहली महिला है जिन्होंने पूरी पैरेड की कमान संभाल रखी थी। यह एक पहली महिला है जिन्होंने पूरी पैरेड का कमान को संभाल रखी थी। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण कंटेंट यह है, वहीदा आजम थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव की है। मतलब वहीदा जो है वो थन्ना मंडी नाम के गांव की, थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव की है। यानी कि वहीदा आजम में ठीक अपने गांव और अपने पद का उल्टा संबंध है। वहीदा आजम के अपने गांव और अपने पद का उल्टा संबंध है। क्या? तो ये कितनी बड़ी पद पर है? ये भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर के पद पर है जो कि पद बहुत बड़ा है, लेकिन रहती कहाँ है? बहुत छोटे गांव में रहती है। और उस छोटे गांव का नाम क्या है? थन्ना मंडी है। मतलब एक तरह से मंडी टाइप पर, जैसे मंडी होता है ना कि
थोड़ी जगह में मतलब बाजार लगता है सब्जियों का, या किसी चीज का मंडी लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो मंडी के इतना बड़ा ही उसका गांव है, ऐसा मान लो। इसलिए याद कर लो कि वहीदा आजम जो जिस गांव में रहती थी, उस गांव का क्या नाम था? थन्ना मंडी। क्लियर है? वहीदा थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटी गांव की है, और जो जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में आती है। यानी कि ये जो थन्ना मंडी गांव है वो कहाँ पर आती है? जम्मू कश्मीर के रजौरी गांव में, रजौरी जिले में पड़ती है ये। इसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। यानी कि ये देखो कितनी बड़ी बात है कि ये पढ़ाई की है सरकारी स्कूल में, बन गई क्या? नौसेना में महिला डॉक्टर। ठीक है? और रहने वाली कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले के छोटे गांव है एक, जिसका नाम है थन्ना मंडी। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो, वहीदा को मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। यानी कि उसको जो हॉबी था, वो क्या चीज में हॉबी था? तो बाइक चलाने में उसको बहुत शौक था, मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। और ये 3 बहनें थी। ये 3 बहनें थी। इसके पापा चाहते थे कि एक बहन क्या बने? एक बहन चिकित्सक बने, मतलब डॉक्टर बने, और एक पुलिस या वकील बने, और एक बच्चे को पढ़ाए, मतलब कि टीचर बने। ठीक है? और ठीक ऐसा ही हुआ इनके साथ कि एक बहन डॉक्टर, एक बहन वकील या पुलिस, और एक बहन बच्चे को पढ़ाए, जिसमें से वहीदा क्या बन गई? डॉक्टर। एक डॉक्टर बन गई नौसेना में। और इसकी बहनें जम्मू पुलिस में चली गई, और एक वकील, और एक वहीदा जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला, वहाँ वहीदा जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ वह 5 साल तक पढ़ाई की। अच्छा, ये पढ़ाई जो की है डॉक्टरी की, वो भी जम्मू मेडिकल कॉलेज में ही की है, मतलब अपने राज्य में ही की है। अपने राज्य में ही की है। जम्मू मेडिकल कॉलेज में 5 साल तक वह पढ़ाई की। और किसकी पढ़ाई की? डॉक्टर का पढ़ाई क्या होता है? MBBS होता है। ठीक? इसकी पढ़ाई की है ये कौन? वहीदा जी की है। तो फिर आगे बात करेंगे हम। नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। नौसेना के जितने भी जहाज होते हैं, मतलब इंडियन नेवी के, नेवी मतलब होता है नौसेना, नेवी मतलब नौसेना। तो नौसेना के नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर, 2-3 सहायक होते हैं, और जरूरी दवाइयाँ, कुछ मशीन भी होती है। कहने का मतलब यह है कि नौसेना के जहाज में फर्स्ट एड दी जाती है, और जहाज पर एक डॉक्टर होता है, और डॉक्टर को जो सहायता करता है उसको क्या कहते हैं? नर्स। ठीक है? नर्स मतलब होता है चिकित्सक का सहायक, हिंदी होता है नर्स का। ठीक है? तो जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होता है, मतलब सहायता करने वाला होता है। ठीक है? जरूरी दवाइयाँ और कुछ मशीन भी उसमें होती है जहाज में। तो जहाज के बारे में क्या बताएं कि हर एक जहाज में, जितने भी जहाज होते हैं, उसमें फर्स्ट एड दी जाती है। क्या दी जाती है? फर्स्ट एड दी जाती है। और उसमें एक डॉक्टर होता है, और उसके 3 सहायक होता है, मतलब कि नर्स होता है। ठीक है? इसके साथ साथ कुछ जरूरी दवाइयाँ भी होती है, और मशीन भी उपलब्ध होता है। फिर आगे हम लोग जानेंगे पैरेड के बारे में। जब पैरेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। अब ये बताओ पहले, टुकड़ियां का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? देखो, टुकड़ियां का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलो, ये होता है ना कि मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ठीक है? तो जैसे ये होता है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, मतलब 4 टुकड़ी का मतलब कि लाइन जो होता है ना, उसको हम लोग टुकड़ी में बांट देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन को, जैसे 4 लाइन होता है ना, तो उसको हम 4 टुकड़ी कहते हैं। बात समझ में आया? पैरेड में, हाँ। ठीक है? तो जब पैरेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती है, और पूरे पैरेड में 36 निर्देश देने वाले होते हैं। मतलब पूरे पैरेड में कितने निर्देश देने वाले होते हैं? मतलब डायरेक्शन देने वाला 36 होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए। और सच में लगता है अंदर से दान ये लगाना पड़ता है उसमें, पैरेड के टाइम में। इसके बाद है देखने और मैदान के दूसरी तरफ
बैठे होते हैं, कह रहा है कि सुन पाए और देखने एवं मैदान की दूसरी तरफ बैठे लोग भी सुन पाए। कहने का मतलब कि पैरेड जब होती है तो इतना जोर से बोलना होता है कि जो वहां बैठा, जो पैरेड में कर रहा है, 4 टुकड़ी में बटा हुआ है, और उसके सबसे पीछे के जो लोग हैं वो भी इस चीज को सुन सके, और साथ में मैदान में जो भी बैठे हुए हैं लोग, और मैदान के अगल बगल में जो दर्शक हैं वो सभी लोग इसको सुन पाए। तो पैरेड इस तरह से किया जाता है। किसका पैरेड? नौसेना का पैरेड। यदि एक भी निर्देश भूल जाते हैं, यदि निर्देश एक भी भूल जाते हैं तो पूरे पैरेड गड़बड़ा जाती है। अगर एक भी निर्देश भूल गया तो पूरा पैरेड गड़बड़ा जाता है। इसके पूरे 1 महीना सुबह शाम अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए उसमें प्रैक्टिस जो है ना डेली करवाता रहता है फौज सब में। एक भी पैरेड भूलना नहीं है, ठीक है ना। अगर एक भी पैरेड भूल गया तो क्या होता है कि पूरा पैरेड गड़बड़ हो जाता है, और इसी के लिए 1 महीना तक सुबह शाम उसका अभ्यास कराना होता है। और उसमें 36 होते हैं निर्देश देने वाले। निर्देश मतलब डायरेक्शन देने वाले होते हैं। क्लियर है ना। अब चलो फिर पढ़ते हैं आगे। वहीदा का नाम वहीदा प्रिज्मा इसलिए पड़ा क्योंकि प्रिज्मा एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंगों में दिखता है। ठीक है, प्रिज्मा जो है एक ऐसा शीशा होता है जो 7 रंगों में विभक्त होता है। तो साइंस का एक क्वेश्चन है कि प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? 7 रंगों में। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बन गया। तो ये बता रहा था यहाँ पर कि वहीदा का नाम वहीदा प्रिज्मा इसलिए पड़ा क्योंकि प्रिज्मा एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग में बटा हुआ होता है, और वहीदा प्रिज्मा चाहती थी मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं। मतलब 7 रंगों में जिस तरह से प्रिज्म बटा हुआ होता है, और उसी तरह से प्रिज्मा भी, यानी कि वहीदा प्रिज्मा भी अपनी एक पहचान 7 दिशाओं बनाना हाँ बनाना चाहती थी। इसीलिए इसका नाम जो था वहीदा प्रिज्मा। अब आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे है परेड के कुछ निर्देश हैं। परेड के कुछ निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है मतलब। ठीक है, तो क्या इंस्ट्रक्शन है? जैसे दाएं देखेगी, दाएं देख, हिलो मत। दाएं देखेगी, दाएं देख, हिलो मत। अब समझ में आ रहा है ना। दाएं देखना है, दाएं देखो लेकिन हिलो मत। खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। क्या सब है? खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। फिर आगे लिखा है, तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे हम लोग। पैरेड के कुछ निर्देश हैं। तो क्या क्या निर्देश है? दाएं देखेगी, दाएं देख, हिलो मत। दूसरा, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। क्या सब बोले? फिर से बोलो एक बार। दाएं देखना देखेगी, दाएं देख, हिलो मत। खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। बोलो एक बार फिर से। दाएं देखेगी, दाएं देख, हिलो मत। निकट लाइन चल, खुली लाइन चल, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। ठीक है, चलो अब देखो, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। ये तो बात सही है। जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। मतलब समझ में आया ना। जानवर देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है और महसूस भी करता है। कोई जानवर मीलों से दूर शिकार देख सकते हैं। अब ले लो तुम बाज को ले लो, नहीं चील को ले लो। ये सब क्या है कि बहुत ऊपर से अपना शिकार देख लेते हैं। तो इसमें देखने की शक्ति हुई। जैसे हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, जैसे कुत्ता है ना। ये सब हल्की से हल्की आवाज को भी सुन लेता है और सतर्क हो जाता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है, और कोई जानवर ऐसा भी होता है जो सूंघ करके ढूंढ लेता है, जैसे कि रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी। रेशम की कीड़ा भी अपनी मादा को चलो, तो मधुमक्खी हो गया, ये सूंघ करके ही अपने फूलों के बारे में समझ लेती है कि यहाँ पर रस मिल रहा है, यहाँ पर मिल सकता है। अब चलो बात करेंगे हम लोग चींटियां के बारे में।
तो देखो, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि चींटी जब चलती रहती है उस समय जमीन पर कोई ऐसा पदार्थ छोड़ती है ना, जिसे सूंघकर आने वाली चींटी को रास्ता का पता चल जाता है। ठीक है, और इसीलिए चींटिया को देखते होगे कि एक सीध में चलता रहता है। अब हम बात करेंगे कुछ कीड़े मकोड़े के बारे में। लिखा है कि कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा, अपनी फीमेल को कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेती है। जैसे कि रेशम के कीड़े वह अपनी मादा को उसके गंध से ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सूंघने की शक्ति। पीछे पढ़े थे हम लोग सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति। देखने की शक्ति में पढ़े थे कि बहुत मील दूरी पहले से ही वह अपने शिकार को पहचान देख लेते हैं। दूसरा था कि छोटी सी आहट को भी सुन लेता है। कौन? डॉग, कुत्ता। और यहाँ फिर आ गया कि एक ऐसा भी जीव होता है जो सुगंध से अपने मादा को पहचान कर लेती है, चींटी और रेशम का कीड़ा। जैसे कि चींटी और रेशम का कीड़ा। अब चलो, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। सूंघने की क्षमता कुत्ता को भी है। अब बताओ कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र से कैसे जानता है? उसके मलमूत्र से यह जान लेता है, मेरे एरिया में हाँ, मेरे एरिया में कहीं बाहर का कुत्ता आ गया है। ठीक है, बाघ शेर को पता नहीं। यानी कि बाघ में भी ये बात है, शेर में भी बात है, और कुत्ता में ये बात है। तो ये बता रहा है, एक लाइन है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से ही दूर से पहचान लेती हूँ। पूरा लाइन है सेट में। हाँ। कौन सा कीड़ा? तो कौन सा कीड़ा ये बात बोलता है? ये रेशम का कीड़ा बोलता है ना। तो क्या बोलता है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ और मैं अपनी मादा को उसकी गंध से ही कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेती हूँ। ये ठीक है, इस लाइन को याद रखेंगे। फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं पक्षियों के संबंध में। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, अधिकतर पक्षी जो होते हैं उनकी आंखें जो होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है, और पक्षियां एक समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। ये जो आंख है हम लोगों को बाहर की ओर, ये बाहर की ओर नहीं होकर दोनों कान के बगल में, मान लो पक्षियों को क्या रहता है? आंख रहता है, और उसके वजह से वह एक बार में दो आंख से दो चीज पर ध्यान दे सकता है। ठीक है, पक्षियां एक समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक चीज पर होती है। जब ये बिल्कुल सामने देखेगा तो इसकी दोनों आंखें एक चीज पर होता है। ठीक है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है। अब देखो, बहुत सारी ऐसी पक्षियां भी हैं जिसकी जो आइरिस होती है, आइरिस मतलब होता है पुतली, आइरिस मतलब पुतली, पुतली जो है वो घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो पहले बता दो कि गर्दन कौन कौन से पक्षी घुमाते हैं जो तुम देखती हो? मैना, मैना तो झट से, हाँ, मैना झट से घुमाता है, घुमाता सब है। घुमाता लगभग में सब है ना। तो इसका मतलब है कि उसकी जो पुतली है वो घूमता नहीं। गर्दन घुमा के देख। चलो, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग चील के बारे में, बाज के बारे में और गिद्ध के बारे में। जनरली लोग इस तीनों चीज को एक ही समझते हैं। चील को ही बाज कहते हैं और बाज को ही हम लोग गिद्ध कहते हैं, लेकिन इस सभी चीज में थोड़ा थोड़ा अंतर है। लिखा है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमारे 4 गुना ज्यादा दूर से देखते हैं। मतलब हमारे नहीं, हमसे है। फिर से कर पढ़ते हैं कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे, मतलब कि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर देखता है ये। ठीक है, जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही वस्तु पक्षी को 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं पक्षी। तो ये पक्षी कौन कौन से हैं? चील है, बाज है और गिद्ध है। मनुष्य के प्रति अगर देखा जाए तो मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना पहले
दूरी से ही देख लेते हैं। अगर मनुष्य 2 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को देखता है तो इसका मतलब वो 8 मीटर पहले दूरी से देख लेता है। फिर आगे चलो, रात में जागने वाला जानवर हर वस्तु को कैसा दिखता है? तो सफेद और काला दिखता है। रात में जितने भी जगने वाले जानवर हैं, जैसे कि उल्लू ले लो, कुत्ता ले लो, ये सब जो है रात में जागने वाले जानवर हर वस्तु को सफेद मतलब कि साफ उजला और काला दिखता है। क्लियर है? आगे चलो, फिर अगला प्रश्न है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर। लंगूर समझते हो ना, कैसा होता है लंगूर? काला 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 बंदर के जैसा आता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर जब पास आती है मुसीबत, इस लाइन में थोड़ा मिसप्रिंट है इसलिए इसको हम फिर से देखेंगे। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, कहने का मतलब ये लाइन ये बता रहा है कि जब जंगल में ऊंचे पेड़ पर लंगूर बैठा हुआ होता है और उनके पास यदि कोई संकट आता है, संकट आने वाला होता है, तो वह क्या करता है कि देखकर एक खास आवाज निकालती है। वो लंगूर, अगर लंगूर के पास कोई मान लो संकट आता है, संकट का मतलब कोई उस पर अटैक करता है, कोई हमला करता है, तो वह नजदीक आने वाले प्राणी पर एक आवाज निकालता है। और आवाज इसलिए निकालता है कि वह अपने साथियों को यह मैसेज दे सके कि मुझे कोई आक्रमण कर रहा है हम पर। ठीक है, तो खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस कारण इस काम के लिए पक्षी भी कुछ खास आवाज निकालते हैं। तो इसी तरह से पक्षी भी कुछ आवाज निकालते हैं। कौवा सबको देखोगे, कौवा अगर कोई बिजली में करंट लग जाती है, काव काव करने लगता है, मतलब सब एक दूसरे को सहायता के लिए बुलाता है। उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज निकालती है, और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह का आवाज होता है। और जमीन पर चलकर आने के लिए जो पक्षी होते हैं उसका आवाज दूसरी तरह का होता है, जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब जमीन पर चढ़ने वाला है। बात समझ में आ रहा है? फिर लिखा है, आवाज चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाजों से सचेत हो जाते हैं। कह रहा है कि आवाज चाहे किसी भी जानवर का क्यों न हो, लेकिन उसके आवाज से उस इलाके में रहने वाले जितने भी जानवर हैं वो सब सतर्क हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये बात है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। अब ले लो तू कुत्ता को, ले लो तो कोई भी जानवर को, जैसे ही भूकंप सब आने वाला हो तो उसको पहले ही पता चल जाता है इस चीज का, ये सही है, और इसीलिए वो बोलने लगता है। तो वही बता रहे हैं कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। ठीक है, सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती है। सही बात है, सर्दियों के दिनों में अब ठंडा आ रही है तो ठंडा में देखना कि छिपकली नजर नहीं आएगा। ठीक है ना, वो गायब हो जाती है, कहीं गुम हो जाती है। आगे चलो, तो क्वेश्चन अगर पूछे कि छिपकली किस महीने में या किस ऋतु में देखने को नहीं मिलती है या कब मिलती है, तो सर्दियों के समय में, क्योंकि उसको ठंडा लगता है, ऐसा सोच लो, इसलिए वो घर में रहता है बैठा हुआ। अब जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं इसका नाम है स्लोथ। क्या नाम है? स्लोथ जानवर पर हम लोग अध्ययन करेंगे।